अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वें रोज़ हमले के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तो मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन इस क्राइसिस में एक नया पहलू हौसियों का भी देखा जा रहा है। आज दफ्तर खारजा ने जो स्टेटमेंट जारी की, इसमें यह प्रिडिक्शन करना मुश्किल नहीं है कि अगर बाबुल मंदब में कोई ब्लॉकेड होता है तो पाकिस्तान का क्या रोल होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये क्राइसिस डिप्लोमेटिकली तौर पर जितना जल्दी रिजॉल्व हो जाए इस खित्ते समेत सबके लिए अच्छा होगा। इस हवाले से एक 10 रोज़ा जंग बंदी के प्रपोज़ल की बात की जा रही है। आज भी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से कहा गया कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने ईरान के नतान्स के पहाड़ों में वाक़े जौहरी मरकज़ पर मुमकिना हमले का इंदिया दिया। इसके अलावा अमेरिका में इस जंग की कीमत पर भी डिस्कशन की जा रही है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के मुताबिक ईरान के साथ जारी जंग पर अब तक तकरीबन $37.5 अरब खर्च हो चुके हैं, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया ने मज़ीद $87 अरब इशू करने की दरख्वास्त दे दी है। जिसके बाद ये सवालात उठ रहे हैं कि अमेरिका खुद कहता है कि ईरान की फ़ौज, मईशत और अस्करी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँच चुका है, तो फिर मज़ीद $87 अरब की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। इस वक्त ईरान और अमेरिका एक दूसरे को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों ममालिक क्या अचीव करना चाहते हैं, इस पर जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि ईरान को नज़र आ रहा है कि वो शायद अमेरिका पर मिलिट्री बर्तरी तो हासिल ना कर सके, लेकिन अगर वो अमेरिका पर कॉस्ट इम्पोजिशन स्ट्रैटेजी मुसल्लत करने में कामयाब हो जाता है, यानी जंग को इतना महंगा, तवील और सियासी एतबार से कंट्रोवर्शियल बना देता है कि वाशिंगटन खुद मुज़ाकरात पर मजबूर हो जाए, जिससे इनकी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत हो सकती है। दूसरी तरफ वाशिंगटन बज़ाहिर पीस थ्रू प्रेशर यानी दबाव के जरिए मुज़ाकरात की पॉलिसी तैयार किए हुए। मकसद ये है कि पहले ईरान की फ़ौजी, मुआशी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कमज़ोर किया जाए, फिर इसे मुज़ाकरात की बेस पर ऐसी शराइत के साथ लाया जाए जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए काबिल कबूल हों। लेकिन क्या दोनों ममालिक अपनी इस स्ट्रेटजी में कामयाब हो सकते हैं, इसी पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जावेद मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप साबिक सफ़ीर हैं। इसके अलावा दिफाई तजिया निगार एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद होंगे और डॉक्टर शाजिया चीमा ज्वाइन कर रही हैं, आप IR एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो नई वेव है बॉम्बिंग की, मिलिटरीली आप इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इसके अब कहा जाता है 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला तो ये है कि अब ये फ़ैसला हो चुका है कि इस्लामाबाद MOU से आगे बढ़ के नेगोशिएशन का, बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं, जैसे ट्रंप ने कहा कि वक्त का ज़िया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरा जो प्रॉबिलिटी है, सेकंड प्रॉबिलिटी, वो ये हो सकती है कि इतनी ज़्यादा काइनेटिक जो डेटरेंस है वो मेंटेन कर ली जाए कि उसके बाद दोबारा टेबल पर बैठा जाए और तब ईरान मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा तो जल्दी अमेरिकन टर्म्स पे आ जाएगा। विच वन ऑफ देम इज़ द वन यू एग्री विद? मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल अर्ज करने की इजाजत चाहता हूँ जी। वो ये है कि जो ही MOU साइन हुआ था, वेस्टर्न मीडिया, खासतौर पर ज़ायनिस्ट और पर्टिकुलरली जो प्रेसिडेंट ट्रंप के मुखालफिन थे, उन्होंने कहा कि ये बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड MOU है और ये डिफीटेड किस्म का एग्रीमेंट होगा। जब भी हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप पर जाहिर प्रेशर भी था और पहले भी था कि मिलिट्री माइट है, 50,000 सोल्जर इस एरिया में है, तो वो चाहते थे कि ऐसी कोई टेंजिबल विक्ट्री उस तरह नहीं मिली, बल्कि उल्टा एक वॉर ट्रॉफी खुद ब खुद उभर के आ गई और वो बन गई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। अब दुनिया में ये परसेप्शन हो गई कि जिसके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जंग वही जीतेगा या जीता है। तो आई थिंक इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिविजिट किया। आप जरा नोट करें कि क्विकली मैं अर्ज करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम एसेट रिलीज या कंपनसेशन देंगे, पहले 36 बिलियन, फिर 24 बिलियन, फिर 12 बिलियन, फिर उन्होंने कहा कोई हमने वादा ही नहीं किया। वहां से बैक ऑफ हो गया। नंबर 1 ये जेन में रखिएगा गया फैक्टर। दूसरा फैक्टर आपको याद होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान ने तबाह किए थे, जो सऊदी अरब और कतर के जहाजों को हिट किया था, वो अलोंग द ओमान कोस्ट जा रहे थे। ओमान ने को इनकरेज किया अमेरिका ने और अरब ममालिक ने कि तुम अपना चैनल खोल दो, ताकि एक तो ईरानी प्रेशर डिप्लीट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में ओमान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। जब ओमानी कोस्ट के हगिंग ओमानी कोस्ट जहाज जाएंगे, उनको ईरान ने निशाना बना दिया। तीसरा सेगमेंट भी ज़हन में रखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने और JD वैंस ने कहा कि ईरान मिसाइल रख सकता है, जब दूसरे रख सकते हैं तो ईरान को हम कैसे मना करें, तो ईरान को एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी लगा कि मेरी बात शायद मान ली गई है। लेकिन फौरन ही मार्को रूबियो ने कहा कि हम कोई इस तरह के एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान को नहीं आगे बढ़ने देंगे। उसका क्या मतलब था? आई थिंक ये 3 बातों से, जैसे मैंने कहा, एक जो लिफ्ट नहीं की या कंपनसेशन नहीं दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओमान की तरफ, और नंबर 3 जो मैंने कहा कि ये उन्होंने कहा कि ये परमानेंट मिसाइल नहीं करने देंगे, तो ईरान को लगा कि मेरे साथ वही गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है जो 2013 और 15 में हुआ था, जब मुझे कहा गया था कि अपना 8 टन न्यूक्लियर एनरिचमेंट मटेरियल दे दो रूस को थ्रू कैस्पियन सी,
तो हम तुम पे सेक्शंस उठा लेंगे 2015 दिसंबर में। और फिर हमने देखा कि वो नहीं उठाए गए। जो इंटरम एग्रीमेंट साइन हो गया था नवंबर 2013 में, 25 महीने तक इंटरम से लेके फाइनल एग्रीमेंट हुआ था ईरान के दरमियान अमेरिका के उस वक्त। लेकिन सिर्फ 36 महीने तक सर्वाइव किया उस एग्रीमेंट ने, और ना सैंक्शन उठाई गई, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके वो सस्पेंड कर दिया सारा एग्रीमेंट। तो ईरान को वो हिस्ट्री भी याद है। अब ईरान ये चाहता है, कंक्लूजन मेरी तरफ है, ईरान को ये पता है कि जो न्यू फाउंड लीवरेज है ये वन टाइम ही है। जो 20,000 वो टारगेट्स अपने तबाह करवा चुका है, इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस हैं, पानी, बिजली, वो एक ही दफा करवा सकता है। वो लॉन मोइंग वाला नहीं है कि हर 6 महीने 2 साल बाद कोई सदर आए, वो एक ट्रिमर मशीन लेके आए, वो घास को बराबर करके चला जाए करे। तो ईरान को पता है कि जितना मैं डिस्ट्रक्शन करवा चुका हूं, इसका मुझे कन्वर्ट भी तो करना चाहिए वैल्यू। और आखिरी जुमला ये है कि इसमें ऐड करें एलिमेंट ऑफ रिवेंज, जो मुश्तबा खामनाई पर है, क्योंकि अपनी फैमिली भी उन्होंने शहीद करवाई। ऑन टॉप ऑफ दैट वो वालिद की लेगेसी पे आ तो गए हैं, लेकिन उनके आने वाले वक्तों में लेजिटिमेसी कितनी होनी है वो डिपेंड करेगा ये एग्रीमेंट किस तरह का वो करते हैं। इसलिए वो एस्केलेशन लेडर को अपस्केल कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर रिस्क अटैच होता है जो हम अलग बात कर सकते हैं। ठीक है, हाई स्टेक गेम वो खेल रहे हैं, क्योंकि अगर फेलियर होगा तो बहुत बुरी तरह उनको पॉलिटिकली कॉस्ट करेगा। ये सक्सेस होगी तो वो कह सकेंगे कि JCPOA से अच्छा एग्रीमेंट मैं कर रहा हूँ, जो कि वो पहले भी कह चुके हैं। इस पे शाजिया साहिबा आपकी तरफ आता हूँ। ये एक्सियोस ने भी ये कहा है कि 10 रोज़ की जंग बंदी का ऑप्शन है ट्रंप के पास, जो तमाम जो मुज़ाकरात कराने वाले ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यही पिच किया जा रहा है कि 10 दिन की जंग बंदी हो जाए। और दूसरा ये है कि फिर आप जंग को एक स्टेप और आगे लेकर जाएं, आप इसराइल के साथ मिल के बॉम्ब करें ईरान को और एक नया लेवरेज जो है उसको क्रिएट करें। तो क्या लगता है आपको कि सक्सेस तो उस तरह से नहीं मिल पा रही, क्योंकि अपनी ही अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कह रही हैं कि हुर्मुज़ का जो ईरान के पास ट्रंप कार्ड है वो ख़त्म पा रहा। तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्या लगता है? जो अब कहा जा रहा है कि नातान्स के जो पहाड़ हैं इसमें न्यूक्लियर साइट्स हैं, इनको हम टारगेट कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। ईरान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो जंग पूरे खिते में फैला देंगे। तो ये सिर्फ आर दे प्लेइंग टू देयर डोमेस्टिक गैलरीज ओनली, या डू दे रियली मीन इट? ईरान तो डोमेस्टिक गैलरीज के साथ जो प्ले कर रहा है वो इंतकाम वाला नैरेटिव है और डिसाइसिव विक्ट्री वाला अगेंस्ट अमेरिका। ये वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, और जो उनकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन है इसको इंटरनलाइज भी कर रही है, और उसको फिर सिमर डाउन करना इनके लिए प्रॉब्लम भी हो जाएगा, और हो भी रहा है। जहां तक सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ना तो मैं कोई निगोशिएटेड सोल्यूशन देख रही हूँ, ना कोई लॉन्ग टर्म पीस देख रही हूँ। ये स्ट्रेटेजिक पॉजेज हैं, और वो पॉज भी सिर्फ इसलिए कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो ईरान के पास है। तो अब सीरिया और लिबिया बनाने के लिए ईरान जो है वो कोई खामोश विक्टिम नहीं रहेगा। दुनिया को पता चलेगा, और वेस्टर्न पब्लिक जो है वो नक्शे पे ढूंढ सकती है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज कहाँ है। सिर्फ ये नहीं है, वॉर ऑन टेरर लगी हुई है और दुनिया बिल्कुल नॉर्मेलिटी पे है। तो डिसीजंस के अंदर जो पॉजेज आएंगे वो सिर्फ इकोनॉमिक उसके लिए आएंगे, स्टेबिलिटी के लिए, वरना ये बार बार ऐसा होता ही रहेगा। और ऐसा होने के लिए ईरान जो है उसको फिर अब ये देखना है कि उसने खुद को रीजन में कैसे कंसोलिडेट करना है। क्या जितनी दफा ईरान पे अटैक होगा, ईरान उसकी रिटेलिएशन गल्फ पे या इधर उधर इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में करेगा, या फिर वो इसका कोई और प्लान भी ढूंढेगा? तो मुझे इस बात की कोई वो नहीं है कि अमेरिका जो है वो हमले, क्योंकि अमेरिका को बकायदा ट्रंप को ये बताया जा रहा है कि अगर मजीद आप 3-4 महीने और यही काम जारी रखते हैं तो ईरान के पास बस 3-4 महीने की बर्दाश्त है, उनकी इकोनॉमी उसके बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन का शिफ्ट होना और चेंज होना जो है वो बिल्कुल लाजिम है। और उस के लाजमी होने के साथ हमारे लिए लेकिन शाजिद साहब, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन ये तो हो गया ना अमेरिकन पर्सपेक्टिव के, उन्होंने कैलकुलेशन की कि ईरान को इस तरह से हम स्क्वीज़ कर सकते हैं। बट ईरानियन साइड पर भी अग्रेशन का यही आलम था। जब आयतुल्लाह की तदफीन हो रही थी तो उसी दौरान जो पहले मर्चेंट शिप्स थे उसको IRGC ने अटैक किया, पार्लियामान में लेजिस्लेशन उन्होंने पास की जिसके तहत उन्होंने कहा कि वी आर बियॉन्ड दी MOU, खून का बदला खून। तो अब रीजनल डोमिनेशन के लिए तो ख्वाब वो देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि दे आर ऑन द रिसीविंग एंड? रिसीविंग एंड पे तो है, लेकिन अपनी जो सिविलाइजेशनल ह्यूब्रिस है उससे बाहर नहीं निकल सकते। साथ में फिर सेक्टेरियन सेक्रीफाइस है। मैं तो कह रही हूँ वो एक बहुत बड़ा जज्बा है जो उनके
बोन मैरो में भी शामिल है और साथ में नेशनल प्राइड है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप देख लें, और उसके बाद नैरेटिव जो है वो जो एक्सट्रीम राइट है उनकी तरफ से है वेंजेंस का और ब्लड गिल्ट का, और वो दोनों पार्टीज की तरफ से हो गया है। अमेरिका के बंदे भी मर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि इवन जी इवेपोरेट भी हो रहे हैं, जिनको वो मिसिंग कह रहे हैं, मिसाइल इतने करीब गिर रहे हैं। चले इंसानी जाने हैं, हम उनको डिटेल में नहीं डिस्कस करते, लेकिन दोनों साइडों पे ये जरूर है कि हमारे बंदे और उनका इंतकाम। तो ये ईरान जो है वो इन सारी चीजों की कॉम्बिनेशन के साथ मिसरीड कर रहा है, और उस मिस रीडिंग में जो उसकी आइसोलेशन है इस रीजन के अंदर, उसको और कंसोलिडेट कर रहा है। और ये नहीं समझ रहा कि उसको जो वक्ती तौर पे एक लिवरेज मिला, उसको सिंपथी मिली इवन वेस्टर्न ऑडियंस से, वेस्टर्न मीडिया पे, उसके एक्शंस को लेजिटिमेसी मिली हर जगह पे कि बेचारे क्या करें, अगर गल्फ पे अटैक ना करें तो और क्या करें, लेकिन अगर इस चीज को सिलसिला बना लिया जाए तो काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है, तो फिर गल्फ के लिए क्या हुक्म है। ईरान अगर उनके लिए थ्रेट था तो ईरान उनके लिए आज भी थ्रेट है। तो ये जो एस्केलेशन का ट्रैप है, इसके अंदर ईरान जो है वो फंस गया है, और निकल सिर्फ इसी सूरत में सकता है जब वहां पे लोगों को ये समझ आ जाए कि हम दो चीजों से मुकाबला कर रहे हैं। एक फॉर एवर थ्रेट फ्रॉम द वेस्ट, ब्रॉडर वेस्ट या अमेरिका, हमें खत्म करने का या हमें हमारे ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने का, और दूसरा उस प्रैक्टिस के अंदर हमारा इस रीजन के अंदर दोबारा हमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के तौर पे प्रेजेंट करने का। तो हमने इन दोनों चीजों में से किसको चूज करना है और स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहां पे एक्सरसाइज करनी है। क्या हम स्ट्रक्चरल थ्रेट हैं इस रीजन के लिए जो कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, और या फिर ये कि हम यहां स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाएं। और अमेरिका जो है वो जो करना चाहता है वो किसी को भूला हुआ नहीं है, वो बार बार आएगा। तो देखते हैं आप, चाइना उनके साथ है, रशिया उनके साथ है, पूरा रीजन उनके साथ है। इतना साथ किसी और इनके जो 7 कंट्रीज की लिस्ट है, पिछले 6 कंट्रीज के साथ इतनी ज्यादा ताकतवर मुल्कों की सपोर्ट नहीं रही इन द टर्म्स ऑफ काइंड, कैश और काइनेटिक सपोर्ट। जो बिल्कुल तो बिल्कुल इसको कमोडिफाई सही, इसमें जो लीस्ट डैमेजिंग ऑप्शंस होंगी उसको टेकअप करना पड़ेगा ईरान को इफ़ दे वांट टू सर्वाइव इन द लॉन्गर रन, आप कह रही हैं। इसमें जावेद साहब, एक तो डोनाल्ड ट्रंप के जो मकासद हैं उस पर तो वो बात कर ही चुके हैं, वो कह रहे हैं कि B2s हमने पहले भी भेजे थे, अब भी भेज सकते हैं। फिर पीट हेग्सेथ की तरफ से ये बताया गया कि 37 अरब डॉलर हम खर्च कर चुके हैं और 87 बिलियन हमें मज़ीद चाहिए, उन्होंने डिमांड की हैं गवर्नमेंट से। तो ये एंडलेस वॉर बनती जा रही है फिर, जो शाजिया साहिबा भी जिस तरफ इशारा कर रही हैं कि इसमें से निकलना दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक क्लियर ऑब्जेक्टिव पहले तो मर्की हो गया, और दूसरा ये है कि जो MOU या डिस्कशन होती है वो सिर्फ टाइम बाइंग फार्मूला बन के रह जाती है। क्या देख रहे हैं आप? जी मुज़म्मिल साहब, आपको भी, दोनों चीसी साहब को, डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पार्शली मैं एग्री करूंगा डॉक्टर साहबा से, और पार्शली चिश्ती साहब से कुछ जगहों पे मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल अयां होकर सामने आ चुकी है, क्योंकि अब ये है कि जो नकाब थे वो सब गिर गए हैं। इस रीजन में ये वाजे हो चुका है कि ईरान जो है वो रीजनल हेजेमनी चाहता है, जो वो हमेशा डिनाई करते आए हैं, लेकिन उनके अंदर मौजूद जो पावर सेंटर्स हैं वो बिल्कुल वाजे तौर पर सामने आ चुके हैं। पहले तो कुछ कंफ्यूजन थी ना मुजम्मिल साहब, हम आपसे भी बात करते थे कि 2 गवर्नमेंट्स हैं, एक कुछ पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हैं, एक जो है वो जारहाना अज़ाब रखते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल वाजे हो गया कि एक्चुअली एक ही हुकूमत है। IRGC इज एवरीथिंग। बाकी जो जितनी भी निगोशिएशंस, ये MOUs वगैरह हो रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि इस तरह की आप ऑन ग्राउंड रिस्पॉन्स देखते हैं ईरान में, चाहे उनकी पार्लियामेंट के अंदर ये स्टेटमेंट्स हो कि हम इंतकाम लेंगे, चाहे उनके स्ट्रीट्स पर जो वो उन्होंने जमा किए लोगों को वो, या उनके जो हमले हो रहे हैं उन ममालिक के ऊपर भी जो उनके लिए मीडिएट कर रहे हैं। तो इससे तो बिल्कुल वाजे है कि ये जो पैरेलल चल रहा है, एक तरफ निगोशिएशन, वो एक तरह से आई डोंट नो, ये मैं समझने से कासिम, आई वुड लाइक टू आस्क द अदर पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि जब IRGC हर चीज चला रही है तो फिर ये नेगोशिएशन का जो एक फसाड सा है ये क्यों है, ये मैं समझने से कासिर हूं। लेकिन एक तब्दीली जरूर आई है। अभी हमने देखा कि उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो आए हैं इस्लामाबाद। पहले तो हमें ये लग रहा था कि ये बस एक चेहरा बदल दिया है मजीद टाइम बाइंग के लिए, लेकिन अब लगता ये है कि बताया जा रहा है, कुछ मेरे बात हुई है बहुत वेल इन्फॉर्म्ड लोगों से, वो कहते हैं कि ये ज्यादा करीब समझे जाते हैं IRGC के। तो गोया कुछ खत वत भी लाए हैं वहां से।
लगता ये है कि जो ये बॉम्बिंग हुई है कुछ दिन इनके ऊपर, उससे उनको रियलाइज हुआ है कि दे हैड मिसकैलकुलेटेड इट, जिस तरह डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि ये एस्केलेशन ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी ये आगे बढ़ेंगे इनके सामने खाई नजर आएगी इनको, बिकॉज कितना आगे जाएंगे आप, अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, आप गल्फ ममालिक पे हमले करेंगे, आप टैंकर्स को उड़ाएंगे, आप बाब अल मंदब को और इस जो दूसरी वाली स्ट्रेट और हुर्मुज है इसको आप हॉस्टेज बना देंगे, या माजी की बातें करके जो कि JCPOA में ये हो गया था, उस वक्त ये हो गया था, वो माजी की हॉस्टेज कब तक बने रहेंगे। ये एक MOU बहुत मौजूद तरीन इनकी नजर में एक स्ट्रेटेजिक पॉज भी था किसी हद तक, लेकिन एक रोड मैप भी था टुवर्ड्स सेटलमेंट ऑफ दिस इशू। लेकिन अब लग रहा यूं है कि वहां पे ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी MOU, वो ये समझते हैं कि बट जावेद साहब, आपने कहा ना कितना आगे जाएंगे। अब CIA की जो फ्रेश इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग है वो ये कहती है कि मिलिट्री हमले करने से ईरान के मौक़िफ़ में नरमी आ जाए या फिर मिलिटरली वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाए, इसके इम्कान बहुत कम है। सो ईरान नोज दिस, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। जी, एक उनकी जो असेसमेंट है बिल्कुल मेरी नजर से ब्रीफली गुजरी, आई हैव नॉट स्टडीड इट इन डिटेल, बट मैंने ग्लांस किया था उसके ऊपर। उनका एक ओपिनियन है, लेकिन देखिए मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे अमेरिकन की आपने बात की कि वो मजीद फंड्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनके लिए भी एक प्रोलॉन्ग करने का वॉर को एक कॉस्ट है, लेकिन मेरी नजर में आई थिंक जो एक स्टेमिना होता है, ये एपिटाइट होती है, वो अभी उनके अंदर है। आई थिंक दे कैन होल्ड for longer. It will of course cost them a lot, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं वो उनको नजर आ रहे हैं। अब ऑलमोस्ट 4-5 माह से तो वहां बैठे हुए हैं पूरी फौजियों को लेकर। साहब आपको बता सकेंगे कितने नंबर्स ऑफ उनके पास एयरक्राफ्ट्स और कितने वहां पे मौजूद हैं, उनकी क्या कॉस्ट इम्प्लीकेशन है, बट आई डोंट सी अ de-escalation happening इन द कमिंग डेज। मुझे लग रहा यही है कि ये मामला मजीद जो है वो कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा, और वही ट्रैप जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, उसमें कौन सा मुल्क यानी उस ट्रैप में फंसा हुआ है, मेरी नजर में दोनों हैं। लेकिन अगर आप उसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग टर्म ईरान के इंटरेस्ट में नहीं होगा। वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट तो पहले ही था, तो थोड़ी बहुत सपोर्ट रह गई थी उसकी, वो भी खत्म होगी, और वो अपने आप को एक तरह से आई डोंट नो वांट टू से बट लाइक एक तरह से सुसाइडल सी एक पेडेस्टल पे ले जा रहे हैं, जहां पे जाके आगे फिर आई डोंट सी एनी लाइक स्टेलमेट काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां पे जाके फिर आपको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमेरिका जंग पर हमारी गुफ्तगू जारी है। खालिद साहब, ये जो आइडियोलॉजी वाली डिस्कशन है जिस पे शाजिया साहिबा ने भी कमेंट किया, मुझे याद है एक और पैरेलल जो हो सकता है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गले पुली होती है और वेस्टर्न पावर्स के ख़िलाफ़ लड़ के वो जो टर्किश इमांसिपेशन है वो हासिल करते हैं, तो उसके फ़ौरी बाद वो ऐलान करते हैं कि हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन से या मगरबी ममालिक से ना कोई इख्तलाफ है और ना कोई जंग है, एंड दैट्स वाई दे रिमेन पीसफुल आफ्टरवर्ड्स, और अपने होमलैंड को भी सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ईरानियन रेवोल्यूशन अगर आई वेस्टर्न पावर्स के ख़िलाफ़ थी, लेकिन उसका प्रेमिस भी इस्टेब्लिशमेंट का पहले दिन से यही रहा है कि मर्ग बर अमरीका वाली जो बात है, आपको लगता है कि वो भी एक हॉस्टेज सिचुएशन बनाती है जिस वजह से ईरान आइडियोलॉजिकली, स्ट्रेटेजिकली या जियोपॉलिटिकली अपने आप को रीपोजिशन अब कर ही नहीं सकता, वो इतना आगे आ चुके हैं? मुज़म्मिल साहब, देखिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ईरान के जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हैं इसमें कोई शक नहीं कि लेडर ऑफ एस्केलेशन दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इतनी ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करे ईरान पर कि जो लेडर ऑफ एस्केलेशन है वो अमेरिका के हाथ में रहे। लेकिन क्योंकि ईरान के पास, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, खोने को कुछ नहीं है, वो समझते हैं कि इतनी डिस्ट्रक्शन हो गई तो बाकी क्या बचा, और वो कुछ अरसे बाद दोबारा कराने से तो बेहतर है अभी करवा ली जाए। उनको एक और भी ये पता है कि हम ये जितना ड्रैग करेंगे, दोनों कैलकुलेट ये कर रही हैं कि दोनों के पास टाइम नहीं है। ईरान समझता है कि अमेरिका और इजराइल के पास टाइम नहीं है क्योंकि बड़ी क्रूशियल स्टेजेस से गुजर रहे हैं, और दोनों क्योंकि उनके इलेक्शंस हैं, अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट सामने आ रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि ईरान समझता है, दोनों तरफ से मिसकैलकुलेशन हो सकती है, मैं तो सिर्फ एनालिसिस करूंगा, मैं किसी की साइड नहीं ले सकता कि ये ठीक कर रहा है या वो ठीक कर रहा है। मेरा ख्याल ये है, ईरान ये समझता है कि मैं एक मैराथन रनर हूं, मैंने लॉन्ग टर्म 40-42 किलोमीटर दौड़ना है, स्लो एंड स्टडी करता रहूं, और उनको पता है कि अमेरिका और जो इजराइल है बुनियादी तौर पे स्प्रिंट रनर है, मुझसे पहले थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और यही एक एलिमेंट था ये दोबारा एस्केलेशन में कि ईरान ने, ये जो मैं पहले सवाल के जवाब में कह रहा था गुड कॉप बैड कॉप, ईरान ने ये रियलाइज किया कि अमेरिका ने ये जो पॉज किया है, और आप एग्री करेंगे कि अमेरिका ने उसको बयान भी दिया था जेडी वैंस ने कि हम रीग्रुप करना चाहते थे और थोड़ा सा
तो ये ईरान ने ये समझा कि अगर ये रीग्रुप, रीपोजिशनिंग और रीफ्रेश कर लेते हैं अपने ट्रूप्स को, तो मैं तो फिर लॉस में चला जाऊंगा, क्योंकि लड़ने की कैपेसिटी तो अमेरिका की बहुत ज्यादा है। जी सिर्फ 43 जहाज तबाह हुए हैं ड्रोन मिला के, अमेरिका के पास अभी भी 6,500 जहाज हैं, तो वो अभी भी सबसे बड़ी नेवी और एयरफोर्स अभी भी है। तो मिथ जरूर टूटी है, एम्बैरेसमेंट जरूर हुई है, लेकिन मिलिट्री माइट तो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ कि उसकी कैपेसिटी एनाइलेट हो जाए। तो वो ईरान समझता है कि शायद ये सिर्फ ड्रैग कर लेना, थोड़ी सी और बीटिंग लेके इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना। दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं मुजम्मिल साहब, ये इसी बेस पर होती हैं। आप दुश्मन को रीड करते हैं, अपना एस्टिमेट लगाते हैं, ग्राउंड रियलिटी का चेक करते हैं, बाज दफा आप ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को या दुश्मन को, बाज दफा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से इस वक्त ये रेस है कि पहले ब्रिंग कौन करेगा, पहले आंख डर लेकिन खालिद साहब 2 महीने में दे हैव स्पेंट $37 बिलियन। अब वो 87 मांग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्लान बहुत लंबा है, दे आर गोइंग टू अनलीश हेल। यही लगता है आपको? जी, मैंने तो ये अर्ज किया ना कि यही तो वो चाहता है ईरान, कि इसमें कुछ अमेरिका चाहता है कि जो कमिंग डेज में इतना मीनिंगफुल कर दे इसको कि ईरान कॉम्प्रोमाइज कर जाए। ईरान चाहता है कि मैं जितनी मार खा चुका हूं मैं थोड़ा सा और डिप्लीट करूं, तो वो जाहिर है मेरे लिए प्लस हो जाएगा, अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, इलेक्शन में चले जाएंगे विदाउट नॉट सम मीनिंगफुल वे। देखिए, जॉर्ज फोरमैन और मोहम्मद अली बॉक्सर की जंग याद आती है, जब उसने कहा था कि मैंने 3 राउंड में नॉकआउट कर दूंगा मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली 14वें राउंड तक ले गया, तो सारों ने ये तो नहीं कहा मोहम्मद अली जीत गया, लेकिन एंड तक लोगों को ये था कि मोहम्मद अली जीते या ना जीते, उसने अपना काम कर दिया कि इसको 14वें राउंड पे ले आया। तो ये वही है यहाँ पे कि अमेरिका ने समझा था कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप का देख ले, 4 to 6 वीक्स था, आज जरा काउंट कर ले कितने वीक्स चल रहे हैं, तो मीनिंगफुल नहीं हो सकी ना अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो उनको ये बावर कराया जा रहा है कि मिलिट्री माइट आपकी बहुत बड़ी है। 50,000 जो वैसे जावेद भी पूछ रहे थे कि कितने ट्रूप्स हैं, उनके अभी भी कोई 40-50,000 इस एरिया में ट्रूप्स मौजूद हैं। दुनिया में 192 ममालिक में से 140 ममालिक मुजम्मिल साहब ऐसे हैं जिनकी फौज की तादाद 50,000 से कम है, जिसका मतलब इतनी बड़ी माइट तो मौजूद है। यही प्रेशर बिल्ड करती है प्रेसिडेंट ट्रंप पर कि आपके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 4.5 एकड़ का एक जमीन होती है जो फ्लोट कर रही है, उस पर 70-80 जहाज होते हैं, 4,500 लोग होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, तो क्यों नहीं आप एक ही दफा तहस नहस कर देते। तो ये शह देने वाले भी बहुत हैं। अब ऐड करें जो हमने अभी तक बात नहीं की, इजरायली फैक्टर। नेतन्याहू के लिए ये जंग अनईजी नहीं है जो अमन हुआ है, उसके लिए सुइसाइडल एग्जिस्टेशनल थ्रेट है अमन हो जाना। तो जाहिर है वो चाहता है कि मेरे मिलिट्री जब तक ऑब्जेक्टिव ना हो, मुझे अमेरिका कैसे बैक ऑफ कर जाए। और आखिरी जुमला एक और, जून 2025 में जो जंग शुरू की थी वो तो इजराइल ने शुरू की थी, आपको याद है, अमेरिका आया था रेस्क्यू करने के लिए। तो इस वक्त भी अमेरिका को फिर लेट रियलाइज हो, लेकिन हो गया है कि मेरे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकेंगे, तो स्टैंड अलोन उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी कर ली, लेकिन नेतन्याहू को डंप करने का इसका मतलब है कि उसके लिए सुइसाइडल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इजरायली ऑब्जेक्टिव्स की तो यकीनन डिफीट होगी अगर ट्रूस हो जाता है, और इसीलिए हम देख रहे हैं एक रीस्टार्टिंग पोजीशन जंग में। शाजिया साहिबा, ये जो बात जावेद साहब भी कर रहे थे कि अब ये क्लैरिफाई हो गया कि ईरान के अंदर कौन रूल कर रहा है, आपके नज़दीक भी ऐसा ही है? क्योंकि तारीख़ तो वैसे है ईरान में कि डिसेंट उस तरह से टॉलरेट नहीं होता। जो टुडे पार्टी या लेफ़्ट की मूवमेंट्स थी वहाँ पे, जिन्होंने 79 की रेवोल्यूशन में रोल प्ले किया, उसके बाद में एक्सटर्मिनेट हो गई कम्प्लीटली। अब आके आपको क्या लगता है कि वाकई जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, या जो क़यादत पहले 2 राउंड्स में डिस्कशन और नेगोशिएशन को लीड कर रही थी, दे हैव ऑल ऑफ अ सडन बिकम इररेलेवेंट, वो कैपिचुलेट कर गए हैं पासदारान के सामने? मेरी अंडरस्टैंडिंग में अभी भी उनके अंदर जो है कोहेजन है, और बाकी जो डिवीजन है और फैसले कोई एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, नहीं, उनके दरमियान एक जो कोहेसिव एग्रीमेंट है वो हमेशा से है। उनकी तीनों टीयर्स के दरमियान, तीनों भी जो भी उनका एक फ्रेमवर्क है उसके दरमियान राब्ते भी हैं, और तीनों जो हैं वो एक दूसरे की बात को सुनते भी हैं। बाकी जो बात है कि वो सारा फिर वही वेस्टर्न नैरेटिव है जिसको बाय करके, जिसको एब्जॉर्ब करके ईरान पे हमला भी हो रहा है, और वो कन्विंसिंग लगता भी है कि 40 साल से उस पे सैंक्शंस हैं, हालात उनके खराब हैं, एक्सट्रीम राइट उन पे हुकूमत करती है, बस थोड़ा सा एक हमने पुश जो है और तो लोग सड़कों पे निकल आएंगे, नहीं निकले। तो मैं बिल्कुल इस बात से, इस वेस्टर्न नैरेटिव से तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती कि ए ईरान पे हमला जो है वो जस्टिफाइड है, और बी ईरान जो कर रहा है वो अनजस्टिफाइड है। वो इलीगल या इलॉजिकल जरूर हो सकता है, क्योंकि हम एक जंग की बात कर रहे हैं, जंग स्टार्ट की जा सकती है, उसका आउटकम ऑर्गेनिक होता है। कोई आपको जंग का प्लानर जो है, या कभी आप इवन सन त्जू को पढ़ के देख लें, तो उसमें ऑर्गेनिक आउटकम की बात होती है। ऐसा नहीं होता कि
हर फैसला जो है वो आपके हक में हो। तो अगर हम ईरानियों के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके पास, उनको पता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इसके कि इस जंग को जारी रखें और सहते जाएं। ना तो हम जंग करने किसी के दरवाजे पे गए हैं और ना ही हमने जंग की डिमांड की है। जहां तक बात यह है कि वो निगोसिएशन करते क्यों हैं, अगर उन्होंने करना नहीं है तो निगोसिएशन का ये सवाल तो अमेरिका से होना चाहिए कि जो निगोसिएट मिन्स्क के अकॉर्ड से लेकर उससे पहले भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि एक एग्रीमेंट इनकेपेबल लोग हैं जिनकी अपनी जो है वो एक प्राइड और एक्सेप्शनलिज्म का वो लेवल है कि वो कहते हैं इंटरनेशनल रूल है ही कोई नहीं, मैं रूल हूं और हम ही रूल बनाते हैं। उनके लिए हमें क्यों ये अजीब लग रहा है? अगर आप देखें, आप मैं 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकती हूं, अगर ईरान जो है वो वही आउटकम दे देता जो इनिशियल डेज पे इराक ने दिया था, बाद में बेशक वो गड़ा बन गया और जिस तरह से वो ऑ एंड शॉक था, अगर ईरान दे देता तो हम इतने प्रोग्राम हो गए हैं, हमें ये सब ठीक लगता। अमेरिका का आना, दहशतगर्दों को मारना, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन फिल्म का स्क्रिप्ट देना, जो लीडर हैं उनको घसीटना, लटकाना, ढूंढना, ये सब कुछ हमारे यहाँ ये स्क्रिप्ट है और ये बहुत मेरे लिए बड़ा नॉजिएटेड है। इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। ये हुआ नहीं, हुआ इसलिए नहीं कि ईरान इसका क्रेडिट बेशक लेता रहे, हुआ इसलिए नहीं कि अब वो रशिया और वो चाइना नहीं है जो उस वक्त थे। अब चाइना के लिए ईरान का कैपिचुलेट होना एक अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इस रीजन के अंदर, और हम उनके ऐसे पार्टनर हैं। अब तक डू यू थिंक चाइना हैज़ डन सम सॉर्ट ऑफ एन एफर्ट जिसको हम कह सकें कि नहीं ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है जंग के अंदर? बिकॉज फॉर नाउ दे आर जस्ट लाइक स्पेक्टेटर्स ना। अगर उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की या जो कुछ भी किया उसकी भी कोई डिटेल वाजे नहीं है, वो कंस्पिरेसी में चली जाएगी बात। बट क्या वो सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर नहीं है? ईरान बेशक स्मैश हो जाए, फाइनेंशियली वो मेल्ट डाउन करता जा रहा है, वहाँ कैजुअलिटीज़ बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है। व्हाट हैव दे डन टू इंटरवीन एंड स्टॉप इट? मुश्किल है, चाइनीज जो हैं एम्पैथी के मामले में मुश्किल हैं। मुझे उनसे बहुत ज्यादा इस बारे में जरूर गिला है, गजा का जेनोसाइड होने देना रोका जा सकता था। आप ईरान के मामले में भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स वो कॉन्स्पिरेसी में आएगी, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मैं गैदरिंग कर चुकी हुई हूँ उसमें घुटने घुटने चाइना और रशिया इस जंग में शामिल हैं। और अगेन देखें, अगर आपके पास बहुत भी बावसूख जराए भी हों तो आप उनको कोट नहीं कर सकते। अगेन एकेडमिकली वो कॉन्स्पिरेसी में ही जाएगा। तो ना ही मैं इस बात के लिए क्लेम कर रही हूँ कि मैं उन कमरों में मौजूद थी। तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम भी नहीं चाहते कि ईरान का वो हाल हो जो कि इसके प्रेडिसेसर्स का हो चुका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ईरान को ये चाहिए कि वो इस बात को समझे, इस बात को रियलाइज करे कि मेरे पास सपोर्ट है, और ये सपोर्ट ज्यादा अरसे, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं, कि नहीं रहनी, क्योंकि चाइना की नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है। चाइना ने वेनेजुएला में मुल्कों को अगवा होने से रोका तो नहीं, जितनी भी उसकी वो थी, उन्होंने कहा नहीं जी हम इंटरवीन नहीं करेंगे। अब इंटरवीन तो उन्होंने फिर ईरान में भी नहीं करना है। तो ईरान को ये सोचना है कि इस रीजन में इन मुल्कों के साथ में थोड़ा सा चलूं तो बचूंगा, सिर्फ अपनी प्राइड और मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, या मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूं, या मेरे पास स्लोगन्स हैं, या मैं ही वो वाहिद एम्पायर हूंगा जो वेस्ट की डिक्लाइन का बायस बनूंगा, या मैं मल्टीपोलैरिटी का दरवाजा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीजें बहुत ट्रांजिशनल और बहुत सिस्टमैटिक और बहुत स्लो और बहुत पेनफुल तरीके से चलती हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। और पुश करेंगे, ये खुद हिस्ट्री बन जाएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जावेद साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। एक तो ये कि ऑब्वियसली जिस तरह शाजिद साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान समेत कोई भी मुल्क नहीं ये चाहेगा कि पूरे गल्फ़ का कोई एक ऐसा हेजमन बन जाए जो कि टॉल्स भी कलेक्ट करता रहे, सिक्योरिटी को भी सिंगल हैंडेडली डील करे, पॉलिसी मेकिंग भी खुद करे, बेशक वो इजराइल हो या कोई और मुल्क हो। बट अमेरिकन एफर्ट तो फिर यही है ना कि अगर ईरान को बिल्कुल डेसिमेट करना है तो फिर रिप्लेस किससे करना है? उसको इजराइल से ही करना है, जो कि गल्फ़ के लिए भी अनएक्सेप्टेबल होगा। तो फिर लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक गोल है अमेरिका का, हाउ इज़ इट इन फेवर ऑफ द गल्फ़ कंट्रीज़ एंड पाकिस्तान?
जी बिल्कुल, एक चीज मैं कहना चाहूंगा मुजम्मिल साहब, देखिए ये हमेशा ही कहा जाता है कि ईरान ने तो जंग शुरू नहीं की और उस पर क्यों की। बिल्कुल ये जंग जो है हुई है, ऑफ कोर्स इसको कंडेम करना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल ये कह देना कि ईरान के ने कुछ भी नहीं किया, देखिए जब से ईरान का रेवोल्यूशन आया है फ्रॉम 1947 ईयर्स अगो, पहला नारा वहीं पे बुलंद हुआ था, मर्ग मर्ग वाला। अब वो तो एक ऐलान जंग ही था ना, और उसके बाद आपके जितने भी प्रॉक्सीज का हम अक्सर जिक्र करते हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हुथीज। हुथीज वो हैं जो कि सऊदी अरेबिया पे हमले कब कर रहे हैं, इस जंग से बहुत पहले से शुरू हुए हैं हमले। तो ये कहना कि ईरान उनके सपोर्ट के बगैर वो कर सकते थे, जिस लेकिन हिसाब से आप वो जावेद साहब, वो बताएंगे। इस सबसे पहले 53 में ऑपरेशन एजैक्स करके मुसद्दिक को निकाल दिया था CIA ने। ये तो रिएक्शन जी हुआ सारा फिर। जी जी जी, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो क्यों, हम जब इतना पीछे जाएंगे तो फिर हमको बहुत पीछे Obviously. जाना पड़ेगा, टाइम इज लिमिटेड। मुसद्दिक वाला पूरा जो प्लान था, वो जो शाह ईरान, ऑल दैट वी नो द होल स्टोरी। बट हम अगर रीसेंट पास्ट में जाएं तो हम बात कर रहे हैं, आपने गल्फ के हवाले से बात की, तो देखिए हुथीज का जो एग्जिस्टेंस है सऊदी अरेबिया, यमन की एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को चैलेंज करने के लिए आपके पास हुथीज हैं। लेबनान की हुकूमत को चैलेंज करने के लिए वहां पे भी एक नॉन स्टेट एक्टर है। फलस्तीन के बारे में अक्सर हम बात करते हैं, फलस्तीन हर मुसलमान चाहता है उनको आजादी मिले, लेकिन आप देखें कि हमास ने वहां पे फलस्तीनियन स्ट्रगल को डिवाइड कर दिया हुआ है। वहां पे फलस्तीनियन अथॉरिटी को ही चैलेंज कर रहे हैं, एक लोग मजामत कर रहे हैं, एक लोग जो है वो फलस्तीनी जो अथॉरिटी है, जिसको यासर अराफात वाज नोन एज अ हीरो ऑफ दैट रीजन। तो ये ईरान की टेंटिकल्स तो हैं इस रीजन में, और वो चाहते हैं कि वो हेजेमन बने, और वो ये उनकी जो इथॉस है उसके अंदर शामिल है। दूसरी बात ये देखिए, ईरान की जो हम अक्सर बात करते हैं IRGC को समझने में थोड़ा मजीद इस पे बात करनी चाहिए कि उनका जो चिश्ती साहब जानते हैं कि जो आर्मीज बनती है यूजुअली मुल्कों के दिफा के लिए होती है। ये एक यूनिक आर्मी है जो कि एक रेवोल्यूशन के दिफा के लिए है, उसके फिलोसफी के दिफा के लिए, ना सिर्फ दिफा बल्कि उसके एक्सपेंशन के लिए। और अगर कोई भी चीज उसके रास्ते में आती है, चाहे वो MOU हो, चाहे वो पीस एफर्ट्स हो, वो उसको नहीं तस्लीम करते। ये एक बेसिक चीज है जिसको हम अगर समझ सकेंगे तो ये जो मोज़ैक ऑफ, अभी आप कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं वहां पे IRGC के अंदर मौजूद कुछ ऐसे कमांडर्स हैं जो कि इस मोज़ैक जो बनाया गया था उसके अंदर वो किसी हद तक यूनिलैटरली अटैक कर रहे हैं। वहां पे भी कुछ पेनिट्रेशन मोसाद की भी है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो जिसको हो सकता है हम यहाँ डिस्कस कर सकें या ना कर सकें, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं मेरी नजर मुजम्मिल साहब वो वहीं पे हैं कि ईरान के अंदर अभी तक एक यूनिफाइड जो लीडरशिप है, वो जो इनके बड़े आयतुल्लाह साहब वफात पा चुके हैं, उसके बाद एक खला जरूर पैदा हुआ है, बिकॉज मुश्तबा खामनाई साहब उस तरह से सामने नहीं है। दैट इज आई थिंक अ वेरी बिग फैक्टर बिकॉज ऑफ विच वो जो यूनिटी थी, यूनिटी इन कमांड, वो कहीं ना कहीं पे मिसिंग है, जिसकी वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हुए। सही। तो जो मुतवाज़ी हुकूमत का ईरान के अंदर मसला, यकीनन इस पर डिस्कशन होती रहती है कि ये कितना सही है कितना गलत है, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन फिल वक्त जंग को इंटेंसिफाई करने का जो अमरीकी नारा है काफ़ी परेशान कुन है दुनिया भर के लिए। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, खालिद चिश्ती साहब और शाजिया चीमा साहिबा मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद। नाज़िम, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।